हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दी माय चैनल। आज के वीडियो में एक बार फिर से मैं क्लास 12 के मैथ्स का फंक्शंस का टॉपिक लेकर आया हूं। और आज के लेक्चर में हम फंक्शंस के कैटेगरी जो कि क्लास 12 के मैथ्स के सिलेबस में दिए गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। कैटेगरी ऑफ फंक्शंस। फंक्शंस के क्या क्या कैटेगरीज होते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो फंक्शंस के मेनली 4 से 5 कैटेगरी होते हैं, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन का डेफिनेशन बताया गया है कि इनटू फंक्शन होने के लिए सबसे पहले एक फंक्शन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं इफ एक फंक्शन है f जो कि सेट ए से सेट बी में डिफाइंड है। ठीक है, एक फंक्शन है f, g h कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले एक फंक्शन यहाँ पे हमें मालूम होना चाहिए जो कि एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड हो। अब इनटू होने के लिए क्या कंडीशन है? इनटू होने के लिए कंडीशन है कि सच डेट एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, जो कि इस एग्जांपल में यहाँ पे बी है। ठीक ना, तो 1 2 होने के लिए एकमात्र कंडीशन है कि कोडोमेन का कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए। अभी हम डायग्राम से इसको समझाएंगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो सच दैट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज नो प्री इमेज। ठीक है, यह इसका किसी भी फंक्शन को इनटू होने का एकमात्र कंडीशन है। डायग्राम देखते हैं यहाँ पर। यह मान लेते हैं सेट ए है, यह सेट बी है। अब सेट ए के इनसाइड हम कुछ एलिमेंट्स रखते हैं 1 2 3 4 5, और सेट बी के इनसाइड भी कुछ एलिमेंट हम ले लेते हैं 0 -1 4 6 7। ठीक है, चलिए एक एलिमेंट कम कर देते हैं इसमें। और ये फंक्शन का डायरेक्शन है यहाँ पर सेट ए से सेट बी की ओर। अब सेट ए के एलिमेंट जो कि यहाँ पे कनेक्टेड हैं वह कुछ इस तरह से हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फंक्शन f सेट ए से सेट बी के बीच यहाँ पे डिफाइंड है। अब यहाँ पर सेट बी का यह एलिमेंट 0 सेट ए के 1 2 एंड 3 से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पर 0 का प्री इमेज 1 2 3, तो 0 का यहाँ पर 3 प्री इमेजेज हैं। उसी तरह से सेट बी का यानी कि कोडोमेन का एलिमेंट 6 4 और 5 से कनेक्टेड हैं जो कि सेट ए के एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे 6 का दो प्री इमेज है, एक बार फिर से 4 और 5। अब इस कोडोमेन में यह दो एलिमेंट ऐसे हैं -1 और 4 जिसके पास सेट ए की एलिमेंट से एरो यहाँ पर नहीं आया है, मतलब यह यहाँ पर सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। तो अब यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट का सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेशन नहीं है, तो यह दोनों एलिमेंट यहाँ पर किसी भी एलिमेंट के इमेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है। अब जब यह दोनों एलिमेंट सेट ए के यानी कि डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स के इमेज को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो इसलिए यहाँ पर इन दोनों का कोई भी प्री इमेज नहीं है। वैसे भी आप देख सकते हैं इन दोनों एलिमेंट्स के पास किसी भी तरह का कोई भी एरोज नहीं आ रहा है सेट ए के एलिमेंट से, तो यह दोनों एलिमेंट का कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो अब डेफिनेशन में कहा गया है इनटू फंक्शन के डेफिनेशन में कि अगर किसी फंक्शन को इनटू होना है तो कोडोमेन यानी कि बाद वाले सेट के कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह कोडोमेन का एक से अधिक दो ऐसे एलिमेंट हैं जिसके प्री इमेज डोमेन में नहीं है। तो हियर -1 एंड 4 हैज नो प्री इमेज।
नो प्री इमेज। ठीक है, तो इन दोनों का प्री इमेज नहीं है, तो देयरफॉर यह फंक्शन एफ इज इनटू फंक्शन, यह फंक्शन इनटू फंक्शन के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो इनटू फंक्शन होने के लिए एकमात्र कंडीशन कि कोडोमेन का किसी भी एक एलिमेंट का कम से कम एक एलिमेंट का प्री इमेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह तो हो गया। अब देखा जाए इस फंक्शन का, इस कंडीशन में, इस एग्जांपल में अगर हम रेंज निकालेंगे, तो यहाँ पे रेंज फंक्शन का जो भी इमेजेस का कलेक्शन होता है उसे रेंज कहते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 का इमेज 0 है, फिर 4 और 5 का इमेज 6 है। तो आप देख सकते हैं फंक्शन का रेंज 0 6 और ये कोडोमेन 0 -1 4 6 होगा, मतलब यह सेट बी के इक्वल नहीं है। और सेट बी फंक्शन का क्या कहलाता है? कोडोमेन कहलाता है। तो यानी कि कह सकते हैं देयरफॉर रेंज डज नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। ठीक है, तो अगर किसी फंक्शन को हमें इनटू फंक्शन प्रूव करना है तो दो तरीके से हम इसे प्रूव कर सकते हैं। पहला तरीका कि अगर हम कोडोमेन के किसी एक एलिमेंट का यह दिखा दें कि इसका प्री इमेज नहीं है तो वो फंक्शन इनटू हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन में अगर किसी फंक्शन का हम रेंज निकालते हैं और कोडोमेन के इक्वल नहीं आ पाता है, तब भी इस केस में यह फंक्शन इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब हम एक रियल एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं और उसे दिखाते हैं कि यह फंक्शन इनटू फंक्शन है। एग्जाम्पल, एक फंक्शन है f, यह नेचुरल नंबर से इंटीजर में है। एंड यह दिया गया है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से, n मीन्स नेचुरल नंबर एंड z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर्स। तो एक फंक्शन है नेचुरल नंबर से इंटीजर्स में एंड y इक्वल्स टू एफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि क्या ये फंक्शन इनटू है या नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं चेक इज इट इनटू फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसे दो तरीके से बना सकते हैं। चूंकि हमें यहाँ पर एफ एक्स का एक्सप्रेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है और उस पॉजिटिव नंबर में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तब भी आंसर पॉजिटिव ही होगा। तो कहने का मतलब जो इमेज होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो कि y के वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। और हमारे पास कोडोमेन यहाँ पर इंटीजर है जिसमें बहुत सारे निगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं। तो मतलब x के किसी भी वैल्यूज के लिए जो y की वैल्यू हमें यहाँ पर मिलेगी वह हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स ही आएगा, नेगेटिव इंटीजर आने का कभी चांस ही नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोडोमेन का एक नेगेटिव इंटीजर को यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और उसका प्री इमेज निकालते हैं। हम जानते हैं वह किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा, तो इस तरह से इसके नेगेटिव एलिमेंट का अगर हम प्री इमेज यहाँ पर फाइंड करने जाएंगे तो उसका प्री इमेज हमें नहीं मिलेगा और अगर प्री इमेज नहीं मिलेगा इसके किसी भी एलिमेंट का तो यह फंक्शन इनटू हो जाएगा। ठीक है, तो टेक y इक्वल्स टू -5 बिलोंग्स टू z जो कि यहाँ पे कोडोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो नाउ अब ये y इक्वल्स टू -5 हमने ले लिया है यहाँ पर। अब हम इसका प्री इमेज निकालने जाएंगे जो कि हमें प्री इमेज हमें डोमेन यानी कि नेचुरल नंबर में मिलना चाहिए। तो नाउ y इक्वल्स टू -5 बिलोंग्स टू z सिंस y इक्वल्स टू दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और y की वैल्यू हमने यहाँ पे -5 रखा है, तो -5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। हम इस 1 को अगर हम LHS में लाएंगे तो यहाँ पे -6 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल्स टू अंडर रूट -6
डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप जानते हैं कि √-6 एक इमेजिनरी नंबर है, तो यहाँ पे जो x का हमने यहाँ पे वैल्यू निकाला है जो कि y के -5 से रिलेटेड होगा, उसकी वैल्यू यहाँ पे √-6 होगा, जो कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब यह एक इमेजिनरी नंबर होता है और यह नेचुरल नंबर में यहाँ पर बिलोंग्स नहीं करता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं देयरफॉर y = -5 बिलोंग्स टू कोडोमेन हैज नो प्रीइमेज। ठीक है, हमने एक एलिमेंट यहाँ पे ढूंढ निकाला y = -5। इस तरह से हम यहाँ पर और भी कोई भी नेगेटिव इंटीजर्स ले सकते हैं और इस y = -5 जो कि कोडोमेन के एलिमेंट्स में बिलोंग करता है, इसका प्रीइमेज नहीं है यहाँ पर, हैंस f इज इनटू फंक्शन। तो इस तरह से यह f फंक्शन इनटू फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आइए अब दूसरे कैटेगरी की ओर बढ़ते हैं। दूसरा 1-1 और सर्जेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव। 1-1 और इंजेक्टिव फंक्शन, इसका दो नाम है, एक हम इसे 1-1 फंक्शन भी बुलाते हैं और दूसरा इसका नाम इंजेक्टिव फंक्शन भी है। ठीक है, तो इसे दो नाम से जाना जाता है, एक 1-1 फंक्शन और दूसरा इंजेक्टिव फंक्शन। अब यहाँ पर कोई भी फंक्शन इंजेक्टिव तभी होगा, जैसे हम यहाँ पे मान लेते हैं फिर से f a to b and y = fx इज ए फंक्शन। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन अगर हमें दिया गया है तो वह फंक्शन 1-1 या इंजेक्टिव तभी होगा जब डोमेन का एवरी एलिमेंट का कोडोमेन का एवरी एलिमेंट का अगर प्री इमेज है तो वह मात्र एक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, कोडोमेन का किसी भी एलिमेंट का अगर प्री इमेज है तो वह मात्र एक प्री इमेज होना चाहिए, एक से कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज नहीं होना चाहिए, तभी जाकर यह फंक्शन 1-1 फंक्शन होगा। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ यहाँ अपनी बात को कि अगर कोई फंक्शन 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन है तो उसके लिए एकमात्र कंडीशन है कि कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सच डेट नो एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज more than one pre-image in domain। ठीक है, कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज डोमेन में नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो यह फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन होगा। ठीक है, एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं डायग्राम के थ्रू, फिर इसके वर्किंग रूल को कि कोई भी फंक्शन कब इंजेक्टिव फंक्शन 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन होगा, कब होगा, उसके लिए फिर यहाँ पर वर्किंग रूल भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक एग्जांपल से इसे समझ लेते हैं। फिर से सेट ए सेट बी में एक फंक्शन है जिसका नाम f है। अब यहाँ पर हम लेते हैं एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 0। इसमें हम एलिमेंट ले लेते हैं -3, 10, 6, 8, 7, 5। ठीक है, ठीक है, आपके सामने यहाँ पर सेट ए से सेट बी में एक फंक्शन डिफाइंड है जिसका नाम f है। अब हम यहाँ पर हमने यहाँ पे लिखा है कि कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसे चेक करते हैं। यहाँ पर कोडोमेन हमारे पास यहाँ पर कौन है, सेट बी, और डोमेन हमारे पास है सेट ए। तो कोडोमेन का सबसे पहला एलिमेंट -3
1 से रिलेटेड है, यानी कि 1 का इमेज -3 है, तो इसलिए -3 का प्री इमेज 1, मतलब एकमात्र प्री इमेज है 1। इसका कोडोमेन का एलिमेंट 10, इसका कोई प्री इमेज है ही नहीं, तो नहीं है तो इसके बारे में हम ज़्यादा चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि कहा गया है डेफिनेशन में कि अगर कोडोमेन का प्री इमेज, कोडोमेन के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज है तो 1 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो -3 का प्री इमेज है तो मात्र एक प्री इमेज है, ठीक है, यह सेटिस्फाइड कर रहा है कंडीशन को। फिर 6 का प्री इमेज 2 है, और कोई भी दूसरा प्री इमेज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट से एरो यहाँ पर नहीं आया है, तो 6 का भी प्री इमेज मात्र एक ही एलिमेंट है, वह 2 है। 8 का प्री इमेज 4 है, सिर्फ और सिर्फ 4 है। उसी तरह से यहाँ पर 7 का प्री इमेज सिर्फ 3 है, और 5 का प्री इमेज 0 है। हाँ, 10 का यहाँ पर एक भी प्री इमेज नहीं है, तो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, नहीं है तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन में हमें सिर्फ ये देखना है कि अगर किसी एलिमेंट का प्री इमेज है कोडोमेन का, तो उसका मात्र एक प्री इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कोडोमेन का जितने भी एलिमेंट का प्री इमेज है वो सारे एलिमेंट का मात्र एक प्री इमेज है। तो इस तरह से यह फंक्शन f इज 1-1 फंक्शन होगा, 1-1 फंक्शन। यह फंक्शन 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हम मान लेते हैं एक सेट है x, दूसरा सेट है y, और इन दोनों के बीच जो फंक्शन है उसका नाम g है, 2 6 8 0 1। यह सारे एलिमेंट सेट x से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पे -1 6 7 8 5, ठीक है। यह सेट b के एलिमेंट्स को, सॉरी सेट y के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर यह फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है, तो हम देखते हैं यहाँ पर यह इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। तो 6 का मात्र एक प्री इमेज 2 है, 7 का एकमात्र प्री इमेज 6 है, 5 का एकमात्र प्री इमेज 1 है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 के पास इसके दो एलिमेंट से इधर एरो आया है, मतलब 8 का यहाँ पे दो प्री इमेज है, 8 और 0। तो इस तरह से यह जो इंजेक्टिव फंक्शन होने के लिए कंडीशन है उसमें यह एलिमेंट फेल हो जाता है। तो इसलिए यह फंक्शन यहाँ पर इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, यानी कि यह फंक्शन 1-1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो जो भी फंक्शन 1-1 फंक्शन नहीं होता है उस फंक्शन को मैनी वन फंक्शन कहते हैं। तो इट इज मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो भी फंक्शन 1-1 या इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होगा वह फंक्शन मैनी वन होगा, ठीक है। मैनी का मतलब होता है कि इधर से तो जानते हैं हम एक एरो ही जाएगा, क्योंकि इधर से किसी भी एलिमेंट से अगर 2 एरो चला गया तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, क्योंकि डोमेन का एवरी एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है कोडोमेन में। तो इधर से तो हमेशा एक ही एरो जाएगा किसी भी एलिमेंट के पास। मैनी वन इसलिए यहाँ पे है कि इधर से एक एरो जा रहा था, बट यहाँ से 2 एरो, मतलब मैनी हो गया, एक से अधिक एरो, ठीक है। और 1-1 में जाते हैं, इधर से भी एक एरो होता है और इधर से भी एक एरो होता है, ठीक है। तो इसलिए यह फंक्शन मैनी वन फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मैनी वन फंक्शन मतलब कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट का एक से अधिक प्री इमेज होना चाहिए। इट मीन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट of codomain has more than one pre-image, ठीक है। कोडोमेन होने के लिए मैनी वन फंक्शन होने के लिए कोडोमेन के कम से कम एक एलिमेंट का मोर देन वन प्री इमेज होना चाहिए, यह रिक्वायर्ड कंडीशन है, ठीक है। अब इसका रियल एग्जाम्पल कैसा होगा और इसको कैसे बनाते हैं उसके लिए यहाँ पे कुछ वर्किंग रूल्स डिफाइंड हैं।
वर्किंग रूल फॉर इंजेक्टिव फंक्शन, वर्किंग रूल फॉर इंजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे f फंक्शन है a से b में एंड y इक्वल्स टू fx दिया गया है। ठीक है, यह फंक्शन कोई दिया गया है और उसे चेक करना है कि यह फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। मतलब फंक्शन को हमको डिटरमाइन करना है कि यह इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो सबसे पहले पहला स्टेप, स्टेप 1, टेक x1 x2 बिलोंग्स टू a। हमें दो अननोन एलिमेंट इस तरह से x1 x2 सेट A से दो अननोन एलिमेंट लेना है। सेट A मीन्स दैट इज डोमेन। ठीक है, फिर स्टेप 2, स्टेप 2 में लेट fx1 इक्वल्स टू fx2 और स्टेप 2 में हमें fx1 इक्वल्स टू fx2 मतलब फंक्शन की वैल्यू x1 पे एंड फंक्शन की वैल्यू x2 पे इक्वल से ऐसा हमें लेट करना है। ठीक है, अब इसके बाद हमें चूंकि fx y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन दिया रहेगा, तो इस fx1 इक्वल्स टू fx2 से हम यहाँ पर fx1 के वैल्यू को मतलब जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगा और fx2 के एक्सप्रेशन को लेकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, और लास्ट में एक रिजल्ट आएगा x1 x2 या तो इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो इफ इट गिव्स x1 इक्वल्स टू x2 देन f इज 1 1। fx1 इक्वल्स टू fx2 लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे मतलब सिंप्लीफाई करेंगे और लास्ट में यदि हमारे पास रिजल्ट x1 इक्वल्स टू x2 एग्जैक्टली आता है तो यह फंक्शन 1 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर ऐसा नहीं आता है तो यह फंक्शन मैनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यह वर्किंग रूल है। एक एग्जांपल लेते हैं तब आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। जैसे एग्जांपल, इफ फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एंड y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू दे रखा है 3x प्लस 5, चेक इज इट इंजेक्टिव। तो हमें यहाँ पर चेक करना है क्या यह इंजेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो लेट, जैसा कि हमने वर्किंग रूल बताया था, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। ठीक है, तो हमने दो अननोन या दो आर्बिट्ररी एलिमेंट x1 x2 जो सेट n से बिलोंग करते हैं उसे हमने यहाँ पे एज्यूम किया है। मैंने अभी एक वर्ड बोला है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कोई भी दो रेंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट। रेंडमली मतलब आंख बंद करके हमें लेना है, वह कोई भी दो नंबर आ सकता है। तो हमने यहाँ पे x1 एंड x2 दो नेचुरल नंबर लिया है सेट n से, और यहाँ पे x1 x2 मतलब दो रेंडमली सेलेक्टेड नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब फिर लेट फंक्शन की वैल्यू x1 पे मतलब fx1 इक्वल्स टू fx2। हमने लेट किया है कि फंक्शन का वैल्यू x1 पे एंड फंक्शन का वैल्यू x2 पे इक्वल है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे fx इक्वल्स टू 3x प्लस 5 दिया गया है, तो देयरफॉर fx1 इक्वल्स टू यहाँ पर इस एक्सप्रेशन के थ्रू हो जाएगा 3x1 प्लस 5। इसी तरह से fx2 भी हो जाएगा 3x2 प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर यह 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3x1 इक्वल्स टू 3x2। ठीक है, अब यह 3 और यह 3 भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक ना, तो देयरफॉर हमारे पास बचेगा रिजल्ट x1 इक्वल्स टू x2। तो हमने शुरू में वर्किंग रूल में ही बताया था कि अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 को लेकर अगर हम आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली अगर हमें लास्ट में x1 इक्वल्स टू x2 यह रिजल्ट मिलता है तो यह फंक्शन इंजेक्टिव होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे इट इज इंजेक्टिव, यह फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है,
एक और एग्जांपल लेते हैं। इफ g z to z and y equals to gx equals to x square plus 7, check is it one फंक्शन। हमें पता करना है, यहाँ पर चेक करके पता करना है क्या यह फंक्शन वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पे फंक्शन का नेम g है, यह z टू z मीन्स इंटीजर से इंटीजर में है, एंड y इक्वल्स टू जी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है। ठीक है, तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू z। यहाँ पे x1 एंड x2 दो रेंडमली सेलेक्टेड एलिमेंट डोमेन से लिया गया है। फिर लेट gx1 इक्वल्स टू gx2। ठीक है, अब यहाँ पे gx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 है, तो gx1 इस एक्सप्रेशन के थ्रू x1 स्क्वायर प्लस 7 एंड gx2 इसी तरह से x2 स्क्वायर प्लस 7 होगा। यह 7 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे x1 स्क्वायर इक्वल्स टू x2 स्क्वायर यह ऑब्टेंड हुआ है। ठीक ना, अब अगर हम इसे इधर लाते हैं तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। तो इससे हमें दो केस मिलेगा, x1 प्लस x2 इक्वल्स टू 0 और x1 माइनस x2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हमें x1 की वैल्यू माइनस x2 एंड यहाँ से हमें x1 की वैल्यू प्लस x2। ठीक है, तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, x1 की वैल्यू माइनस x2 एंड x1 की वैल्यू प्लस x2, तो देयरफॉर x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2। हम जानते हैं हमें यह रिजल्ट नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था रिजल्ट x1 इक्वल्स टू x2, ये एग्जैक्ट हमें यही रिजल्ट चाहिए था। बट यहाँ पर जो हमने एज्यूम किया और आगे सिंप्लीफाई करके अल्टीमेटली हमें रिजल्ट मिला है x1 इक्वल्स टू प्लस माइनस x2, तो देयरफॉर इट इज नॉट 1 यह फंक्शन 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। और हमने आपको शुरू में ही बताया था कि जो फंक्शन 1 फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं करता है वह फंक्शन मैनी वन फंक्शन होता है। तो हेंस इट इज मैनी वन फंक्शन, यह फंक्शन मैनी वन फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। इन सारे क्वेश्चन को आप खुद से ज़रूर बनाएं, जब तक आप खुद से नहीं बनाएंगे तब तक आपको इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने में प्रॉब्लम होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ f इज मैपिंग फ्रॉम R to R and y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 3 माइनस 5x by 11, चेक इट इंजेक्टिव। ठीक है, फिर से हमें यहाँ पे फंक्शन f है और यह रियल नंबर से रियल नंबर के सेट में है, एंड y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 3 माइनस 5x by 11 यह दिया गया है एक्सप्रेशन fx निकालने का। हमें पता करना है यहाँ पर फिर से कि यह इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू r, यह r यहाँ पर दोनों r है, फर्स्ट सेट भी और सेकेंड सेट भी। तो यह जो हम यहाँ पर दो एलिमेंट लेते हैं आपको याद रखना है यह डोमेन से बिलोंग करता है। ठीक है, फिर लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2, fx1 इज इक्वल्स टू fx2 ऐसा हमने एज्यूम कर लिया है। अब हमें fx इक्वल्स टू 3 माइनस 5x बाई 11 इस रिजल्ट से fx1 की वैल्यू 3 माइनस 5x बाई 11 मिलेगा, एंड उसी तरह से fx2 की वैल्यू हमें 3 माइनस 5x2 बाई 11 यह मिलेगा। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह 11 कैंसिल हो जाएगा और हमें यहाँ पर मिलेगा 3 माइनस 5x1 इज इक्वल टू 3 माइनस 5x2। फिर से यहाँ पे 3 एंड 3 कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हमें 5x1 माइनस 5x1 इज इक्वल टू माइनस 5x2। अब यह माइनस 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, यह रिजल्ट है। और x1 इज इक्वल टू x2 यह आ गया। तो यही रिक्वायर्ड कंडीशन था वर्किंग रूल में, हेंस इट इज इंजेक्टिव। यह फंक्शन 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल इस तरह के आपके सिलेबस के बुक में दिए गए हैं। तो आप इसे खुद से एक बार जरूर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इफ f इज मैपिंग फ्रॉम r माइनस 5 मीन्स रियल नंबर से हमें 5 को हटाया गया है डोमेन में टू r एंड y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू 3x प्लस 1 बाय x माइनस 5। ठीक है, तो चेक इट फॉर इंजेक्टिव। ठीक है, इसे इंजेक्टिव के लिए हमें इस फंक्शन को चेक करके बताना है कि यह इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो लेट x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन यहाँ पे r माइनस सेट जिसमें 5 है। ठीक है, यहाँ पे 5 इसलिए रियल नंबर में बाहर किया गया है कि हम अगर रियल नंबर से 5 को यहाँ पर बाहर नहीं किया गया होता तो हम 5 का इमेज निकालने जाते हैं तो यहाँ पे हमें 5 पुट करना पड़ता है। और 5 अगर हम यहाँ पे पुट करते तो 5 माइनस 5 यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है। और मैथमेटिक्स में डिनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं आना चाहिए, वो अनडिफाइंड हो जाता है। ठीक है, तो लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू डोमेन एंड लेट fx1 इज इक्वल्स टू fx2। ठीक है, अब fx1 इज इक्वल्स टू fx2 है तो fx1 का वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन से 3x1 प्लस 1 बाय x माइनस 5 एंड इसी तरह से fx2 का एक्सप्रेशन हमें 3x2 प्लस 1 बाय x2, यहाँ पे ये x1 होगा और ये x2 माइनस 5। ठीक है, यह मिलेगा। अब हम आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पर इसे करेंगे, मतलब इस 3x1 प्लस 1 को हम x2 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 3x2 प्लस 1 को हम x1 माइनस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे यहाँ परफॉर्म करते हैं। 3x1 प्लस 1 इंटू x2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3x2 प्लस 1 इंटू x1 माइनस 5। ठीक है, अब यह 3x1 इंटू x2 मिलकर हो जाएगा 3x1 x2, फिर 3x1 5 से मल्टीप्लाई होकर 15x1 होगा, फिर 1 x2 से मल्टीप्लाई होकर x2 होगा एंड 1 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 5 होगा। फिर RHS में 3x2 x1 से मल्टीप्लाई होकर 3x2 x1 होगा, फिर 3x2 इंटू 5 मिलकर 15x2 एंड 1 x1 से मल्टीप्लाई होकर x1 एंड 1 5 से मल्टीप्लाई होकर माइनस 5 होगा। अब आप यहाँ पर देखें, यह माइनस 5 और यह प्लस 5 इक्वल्स टू के अलग अलग साइड में है तो यह दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3x1 x2 एंड 3x1 x2 यह दोनों टर्म भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस 15x2 जो RHS में है इसे हम LHS में लाते हैं। तो LHS में लाने पे यह प्लस 15x2 और यहाँ पर पहले से ही एक x2 पड़ा हुआ है। तो माइनस 15x2 को हमने RHS में लाया और इसके साइड में हम इस x2 जो कि यहाँ पर पहले से अवेलेबल था इसे हमने लिखा है इक्वल्स टू। अब हम क्या करते हैं कि LHS से माइनस 15x1 को RHS में शिफ्ट करते हैं। तो यह प्लस 15x1 होगा और यहाँ पर पहले से ये रिमेन्स यहाँ पे x1 बचा हुआ था।
अब 15x2 प्लस 1x2 मिलकर यहाँ पे 16x2 होगा एंड 15x1 प्लस x1 मिलकर फिर से यहाँ पे 16x1 होगा। यह दोनों कैंसिल हो जाएगा, 16 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास x2 इक्वल्स टू x1, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2 हमें यहाँ पर फिर से मिला। तो हेंस इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, यह इंजेक्टिव फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आई होप आप इंजेक्टिव फंक्शन या वन वन फंक्शन एंड मैनी वन फंक्शन के बारे में समझ चुके होंगे। साथ ही साथ आपने इनटू फंक्शंस के बारे में भी अच्छी तरह से उसके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम ऑन टू फंक्शन एंड वन वन ऑन टू फंक्शंस के बारे में जानेंगे। एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, यानी कि अगर आप हमारे लेक्चर्स को देखकर नॉलेज अर्न करते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप जिन लेक्चर्स को देखते हैं उसे लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।